मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हे गाइस, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इंटरेस्ट। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमी का सेकंड वीडियो आया है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया इकोनॉमिक सेक्टर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, ये टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आज हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जब हम इंडिया इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें गाइस, तो इसमें हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज को इस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी सेक्टर, ACTIVITY, एक्टिविटी सेक्टर। ठीक है, सेकंड वन इज और थर्ड वन। पहले आप एक्टिविटी सेक्टर को समझो, उसके बाद मैं आपको सेकंड थर्ड कहूंगा, नहीं तो आपके दिमाग में थोड़ी खलबली मच जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी सेक्टर की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, ये तीन सेक्टर हम इसमें पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर गाइस वो सेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरे पॉइंट को। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें लैंड रिलेटेड एक्टिविटी हो, जिसमें क्या हो, लैंड रिलेटेड एक्टिविटी हो, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, फिशरी, these are all activities are comes in the primary sector, and in this sector raw material related activities are done। ठीक है, कौन कौन से गाइस समझिए। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या क्या, इट इज द लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या, लैंड रिलेटेड एक्टिविटी, लैंड रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरी, फॉरेस्ट्री, एटस्ट्रा। फिशरी, डेयरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, दीज आर ऑल एक्टिविटीज हैज हैपन इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे प्राइमरी सेक्टर में होती हैं। और प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। क्या, रेड कॉलर वर्कर्स। क्या, रेड कॉलर वर्कर्स, दोज who works in this sector are known as, क्या क्या बताया मैंने, रेड कॉलर वर्कर्स। क्या, रेड कॉलर वर्कर्स। ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर। और गाइस, इकोनॉमी में ना ये प्राइमरी सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ड्यू टू दिस एनी सेक्टर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, जब तक कि हमारे लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होगी, तब तक हमारा सेकेंडरी सेक्टर वर्क नहीं कर सकता, तब तक हमारा टर्शियरी सेक्टर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो अच्छे से काम करे, उसको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, जिस देश का एग्रीकल्चर नहीं होगा उस देश की इकोनॉमी कहाँ ग्रो करेगी। जिस देश की फिशरी, डेयरी, फॉरेस्ट्री नहीं होगी, उस देश की इकोनॉमी कहाँ ग्रो करेगी। ठीक है, इसलिए हमें जरूरी है कि प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रांग करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या, सेकेंडरी सेक्टर। क्या बताऊंगा, सेकेंडरी सेक्टर। समझना सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है,
गाइस अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा तो देन यू कैन स्किप द वीडियो। आई डोंट कंपेयर टू एनीवन बिकॉज इंटरेस्ट इज एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर आर दो सेक्टर्स, या सेकेंडरी सेक्टर इज दैट सेक्टर in which raw materials are taken from primary sector and this raw materials converts from प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या करता हूं कि टूटी फूटी चीजें जो हैं वो इकट्ठी करता हूं, ठीक है। मैं क्या हूं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं टूटी फूटी चीजों को इकट्ठा करके कहां पे दे देता हूं, इंडस्ट्री में दे देता हूं, ठीक है। और इंडस्ट्री में उन चीजों को रिसाइकिल किया जाएगा, उन चीजों को दूसरी बार फिर से उनको रिसाइकलिंग करके फिर से उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, फिर से उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और वही प्रोडक्ट्स फिर से मार्केट में आ जाएंगे। दिस सेक्टर इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर को इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें के इंडस्ट्रीज में वर्क होता है, जिसमें के इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग होती है, प्रोडक्ट्स फिर से बनते हैं, ठीक है। और सो सेकेंडरी सेक्टर आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर आर आल्सो नोन एज क्या, सेकेंडरी सेक्टर आर आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। क्या MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां पे चीजों को दूसरी बार बनाया जाता है, ठीक है, चीजों को फिर से बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हम प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं और उस रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में। जैसे एग्जांपल मान लो कि हम लकड़ी लेते हैं, फॉरेस्ट्री से क्या लेते हैं, लकड़ी को लेते हैं, ठीक है। उस लकड़ी से चेयर्स बनाते हैं, उस लकड़ी से बेड बनाते हैं, उस लकड़ी से डेस्क बनाते हैं। तो वो काम कहां हो रहा है, वो काम इंडस्ट्री में हो रहा है, वो काम कहां हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। और दोज पीपल्स हु वर्क्स इन द सेकेंडरी सेक्टर आर आल्सो नोन एज ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स गाइस, क्या, ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, ठीक है। समझ लगी आपको सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखनी तो लिख लीजिए आप, शॉर्ट सी डेफिनेशन, रॉ मटेरियल आर टेकन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर and convert it into secondary sector are known as क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये है हमारी डेफिनेशन किसकी, सेकेंडरी सेक्टर की, ठीक है। समझी बात आपने, पॉइंट को समझो गाइस, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, चीजें जो हैं वो प्राइमरी सतह पर वर्क करती हैं और सेकेंडरी सेक्टर में चीजें जो है वो दूसरे दर पर काम करती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, अब मैं आपको बताऊंगा गाइस टर्शियरी सेक्टर। क्या बताऊंगा, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर बताऊंगा मैं अब आपको, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। क्या,
टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब इसी से बात क्लियर हो रही है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज प्रोवाइड कौन कौन लोग करते हैं? टीचर्स, मेडिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये लोग क्या करते हैं? ये सर्विस प्रोवाइड तो करते हैं। इसलिए वो लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और उसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। क्या? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? इट इज द सेक्टर इन विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। It is the sector in which services are provided to all, irrespective of caste, creed, color, religion, sex, gender. ठीक है क्या? It is that sector in which services are provided to the all, सर्विस प्रोवाइडेड टू ऑल। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं? ठीक है क्या? कौन कौन से? टीचर्स, मेडिकल स्टाफ, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्स्ट्रा। ये लोग सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं। जब टीचर्स कहीं टीचिंग करते हैं, जैसे मैं ही अब आपको इकोनॉमी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं भी तो एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा हूं। किसी स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो भी सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल स्टाफ क्या है? लोगों की देख रेख करते हैं, तो वो भी तो सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? वो भी तो सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप पॉइंट को समझिए आप, ठीक है। अब क्या? अच्छा एक चीज नोट कर लीजिए, दोज पीपल हु वर्क in this sector known as white collar workers। जो लोग टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं उनको हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। सेकेंडरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स। टर्शियरी सेक्टर में जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस बहुत ही जरूरी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, आप मेरी बातों का यकीन मानिए, ठीक है, आप पॉइंट चीजों को समझिए, ठीक है। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं, इवन के वो एग्जाम जेकेएसएसबी का हो, एसएससी का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, ठीक है, जो मर्जी एग्जाम ले लो आप, ठीक है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए प्लीज वीडियो को आप इंटरेस्टेड तरीके से देखिए। जिस जोश में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी जोश में आप चीजों को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए गाइस, ठीक है। अब टर्शियरी सेक्टर इज सब डिवाइडेड इनटू टू। टर्शियरी सेक्टर इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्वार्टनरी सेक्टर एंड सेकंड वन इज कॉर्नरी सेक्टर। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, देखिए क्या बताया मैंने। टर्शियरी सेक्टर is subdivided into two categories. First one is quaternary sectors and second one is quaternary sectors. Tertiary sector. Tertiary sector को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अब, ठीक है। क्या करेंगे? टर्शियरी सेक्टर को हम अब 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज
क्वाटरनरी सेक्टर, और दूसरा क्वाटरनरी सेक्टर, QUATERNARY क्वाटरनरी सेक्टर और QUARNARY क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं समझिए गाइस, आप बस आप चीजों को समझिए, टेंशन मत लीजिए। क्वाटरनरी सेक्टर्स इज द सेक्टर in which services are provided by knowledge based peoples, so we can say it is the knowledge based sector। क्या? knowledge based sector। quaternary sector is known as knowledge based sectors। इसमें वो लोग काम करते हैं जिनको नॉलेज होता है, जिनको नॉलेज होता है ना गाइस, वो लोग इसमें काम करते हैं। जैसे वही स्कूल टीचर्स, डॉक्टर्स। ठीक है, सेम चीज है इसमें। क्या? स्कूल टीचर, नर्सिंग स्टाफ एटसेट्रा, ये होगा हमारा क्वाटरनरी सेक्टर। अब थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर। बात कर रहे हैं हम सर्विस सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारा सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर इज सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्वाटरनरी सेक्टर, सेकंड वन इज क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर मैंने बताया स्कूल टीचर्स, नर्सिंग स्टाफ एटसेट्रा। अब क्वाटरनरी सेक्टर की बात करूं तो इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर। क्या? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर। अब ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर थोड़ी ना है, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर है जहां में डिसीजन लिए जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। कौन कौन से? IAS, JKAS, CEO, MDs एटसेट्रा। यही लोग तो डिसीजंस लेते हैं, यही लोग तो एक्चुअल में देश को चलाते हैं। ठीक है, IAS और JKAS, CEO, MDs कंपनी चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, यही तो है वो लोग। और दोज, क्या पॉइंट समझिए, पॉइंट, दोज पीपल्स हु रन द कंट्री आर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर्स में। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सेक्टर इसलिए तो बोला गया क्वाटरनरी सेक्टर को। ठीक है, चीजों को समझिए आप। ठीक है, ठीक है। अब वो लोग कौन? वो लोग जो कि क्वाटरनरी सेक्टर में काम करते हैं उनको हम गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। क्या क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। दोज हु वर्क इन द क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर आर नोन एज गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या सेक्टर्स। अभी मैंने फर्स्ट टाइप बताई आपको एक्टिविटी सेक्टर, जिसमें क्या एक्टिविटीज हुई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर में क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा आगे। गाइस मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो यार। इसमें बोलने की बात मैं नहीं बोलता, मजा आ रहा है तो लाइक करो, अदरवाइज मुझे खुद मजा नहीं आता। ठीक है, लेकिन मेहनत तो लगती है गाइस, आपको पता ही है कितने जोश से हम चीजों को बताते हैं। समझ तो आनी भी चाहिए फिर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्या, वर्क कंडीशन और ओनरशिप। क्या बताऊंगा? मैंने बताया था ना, मैं जब आपको बताऊंगा तो पहला एक्टिविटी सेक्टर, अब दूसरा बताऊंगा। क्या? वर्क कंडीशन और ओनरशिप। अब ये तो आपने समझ लिया। क्या? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब आप
समझिए वर्क कंडीशंस क्या होती हैं। वर्क कंडीशन में गाइस हम दो चीजों को पढ़ते हैं, क्या? एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस ध्यान से सुनो। क्या? ध्यान से सुनो। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है यहां पर टाइम टेबल्स पर चीजों को समझा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको बहुत समझाएगी। जैसे आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो, ऑफिसेस की बात कर लो, ठीक है, स्कूल्स की बात कर लो, कॉलेजेस की बात कर लो। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन विच फिक्स सैलरी आर गिवन टू द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जिसमें के फिक्स सैलरी एम्प्लॉयर्स को दी जाती है और फिक्स टाइम टेबल में उनसे काम करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जिसमें करिकुलम होता है, टाइम टेबल होता है और एक प्लेटफॉर्म और एक सिस्टम से काम चलता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी? स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज एटसेट्रा। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। समझो आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अगर नहीं समझा तो कमेंट मुझे कर दीजिए, फिर मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, आप उस वीडियो को देख के मोबाइल नंबर भी लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है गाइस तो। ठीक है, बस आपको समझानी चाहिए, मेरा मेन मकसद यही है। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जस्ट आप उल्टा कर लो ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो वही होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल नहीं होता, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती गाइज, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बोलने का मतलब है कि काम को करने का कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मैं समझता हूं कि हर काम को सिस्टम में किया जाए, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटी के माध्यम से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल बाय विच अ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री कैन रन। जब पॉलिटी, ये इकोनॉमी खत्म होगी ना तो मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। आई एम अ मास्टर इन पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी को तो मैं अपने बेहतरीन अंदाज में पढ़ाऊंगा गाइस, उसमें तो कोई कसरी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिलहाल आप इकोनॉमी को तो पढ़ गए। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा वो कर दिया। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जिसमें कि कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। जैसे प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लो, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लो, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो। ठीक है, उनको फिक्स अमाउंट नहीं होता। ठीक है, उनकी सैलरी कभी 1000, कभी 10,000। जैसे कोई अच्छा पढ़ाएगा तो उसको अच्छी सैलरी दी जाएगी, जो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा उसको कम सैलरी दी जाएगी। लेकिन जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इट मे वर्क प्रॉपरली और नॉट, सैलरीज आर गिवन टू देम या सैलरीज आर गिवन टू हिम। जितनी उसकी सैलरी होगी 30,000 होगी तो उसकी महीने के बाद 30,000 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा रात को कि योर अकाउंट हैज क्रेडिट टू आरएस 30,000। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो वहां पर आपको खून पसीना इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चीजों को समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी गाइस। ठीक है, ये होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको आपके 2 मिनट लूंगा। मैं आपको कल थोड़ा सा पिछली वीडियो में मेरा एक टॉपिक रहा था जिसको कि मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ही लेंथी हो गया था, उसको भी मैं 2 मिनट में बताऊंगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे आज के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर, जो कि
बैकबोन है एक इकोनॉमी की, ठीक है। जिसने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझ लिया ना, समझ लो उसने इकोनॉमी को 50% समझ लिया, ठीक है। ये हमारी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कल मैं बता रहा था आपको इकोनॉमी की टाइप्स, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी, और क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी मैंने बताई थी, जहां पर चीजों को कम लेवल पर स्टडी किया जाता है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। जैसे एक पेन का रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमी। बहुत सारी चीजों की स्टडी करना नेशनल लेवल पर, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। आज मैं इस पर ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में इस पर बहुत चर्चा की है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा था आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा क्लोज्ड इकोनॉमी। गाइस, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है इन विच ट्रेड एंड बिजनेस आर नॉट फंक्शन एट इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जिसमें नहीं होता उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड से ही पता चल जाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, बहुत कम, मैं जिसको बोलूं, ठीक है, वो होता है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खुला हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खुला हो, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है। आइए आपको समझ, क्या क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ना हो, नथिंग, ठीक है। और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट खुला हो, अलाउड, उसको बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी। तो ठीक है, अब आज के टॉपिक पर आते हैं हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर, ठीक है। अब आपको मजा आएगा गाइस, मुझे पता है। अब मैं आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको साफ कर लूं। गाइस, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दीज पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स हमारे बैकबोन है, किसमें, इकोनॉमी में। अगर ये पॉइंट्स आप समझ गए तो समझ लो कि आप मजा ले गए, ठीक है। तो देखिए कि जब हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, देखिए